हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करें करने हैं चैप्टर फिस्कल पॉलिसी। इम्पोर्टेंट चैप्टर अपने आप में, कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए, कुछ भी पॉइंट मिस मत कीजिए। इस चैप्टर को हम स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बिल्कुल एक एक कंसेप्ट जो कंसिस्टेंसी के साथ कवर करेंगे। रेगुलर वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। फिस्कल पॉलिसी होती क्या है? जो फिस्कल पॉलिसी है ये गवर्नमेंट के रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर से जुड़ी होती है। गवर्नमेंट रिवेन्यू जनरेट करती है टैक्स के रूप में। जब गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट होता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो गवर्नमेंट के लिए वो रिवेन्यू होती है। एक्सपेंडिचर्स कैसे करती है गवर्नमेंट? एक्सपेंडिचर्स करती जैसे नए नए प्लांट्स लगा देती है या फिर रोड्स, डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के ऊपर खर्च करती है, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होती हैं। फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम दोनों ही कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। गवर्नमेंट की रिवेन्यू भी आ जाती है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं कि मॉडर्न टाइम के अंदर जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। जब एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर है जो बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का। फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जो रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर और जो गवर्नमेंट के डेट होते हैं, डेट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट द्वारा उधार पैसे लिए जाते हैं, डेट जो गवर्नमेंट के होते हैं उनसे जुड़ी होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो भी रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर या डेट करती है, ये करने का उसका कुछ ना कुछ एक डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है जिसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट है जो रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर और डेट करती है। जो यहाँ पे टर्म फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो ये वर्ड है फिस्क का मतलब होता है, ये इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया। इसका मतलब होता है ट्रेजरी। ट्रेजरी मतलब ये खजाने से जुड़ा होता है। ट्रेजरी को हम हिंदी में खजाना बोलते हैं। तो ये पॉलिसी जो होती है ये रिलेटेड है ट्रेजरी या फिर गवर्नमेंट एक्सचेकर से, जिसे हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड इन मॉडर्न एरा। आज के टाइम में जो इम्पोर्टेंस है फिस्कल पॉलिसी की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है मॉडर्न टाइम्स के अंदर। डेफिनेशन कवर करते हैं इसकी कि फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है। कहते हैं फिस्कल पॉलिसी डिफाइंड एज अ डिस्क्रिशनरी एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू चेंज। कहते हैं फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी ये एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के जिसमें इसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? फर्स्ट आते हैं कि किस लेवल तक गवर्नमेंट खर्च कर रही है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर और ट्रांसफ़र पेमेंट के ऊपर। दूसरा आता है कि कितना गवर्नमेंट ने टैक्स के रूप में कमा लिया, यील्ड ऑफ टैक्सेशन एट एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि कितना उसको अर्निंग हो चुका है, रिवेन्यू जनरेट हो चुका है एज ए टैक्सेशन के रूप में। तो ये डेफिनेशन कहते हैं DC रोवन के हिसाब से। अब यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी का कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है कवर करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। जो गवर्नमेंट होती है उसका उद्देश्य होता है कि अपने देश के अंदर, कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को अचीव कर ले। कुछ भी ऐसा ना रहे जिसका पूरे तरीके से यूटिलाइजेशन ना किया जाए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे वह फिजिकल रिसोर्स हो, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट द्वारा। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। कैसे करती है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को अचीव करने के लिए एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करती है। एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करती है और गवर्नमेंट क्या करती है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं वो बढ़ा देती है और टैक्सेस को रिड्यूस कर देती है, जिससे प्राइवेट सेक्टर जो इंड्यूस हो जाता है स्पेंड करने के लिए, यानी कि ज़्यादा पैसा लगाने के लिए। इसको आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना, ताकि कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाए। उसके लिए गवर्नमेंट सहायता लेती है फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी की सहायता किस तरीके से लेती है कि गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देती है। गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देगी। जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाएगी
और दूसरी तरफ जो टैक्सेस होते हैं, टैक्स लगाती है, उसको रिड्यूस कर देगी। अब इसका असर क्या देखने को मिलेगा कि जैसे गवर्नमेंट ने पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाए, खर्चे बढ़ गए, जिससे जो मनी की सप्लाई है वो सर्कुलेशन में बढ़ गई, जिसका रिज़ल्ट क्या होगा कि लोगों के पास पैसा आएगा, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। ऐसे दूसरी तरफ जब गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देती है, तो जब टैक्स कम होते हैं तो लोगों का जो पैसा होता है वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास कम जाता है और लोगों के पास पैसा ज़्यादा रह जाता है, जिससे क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं। क्या करेंगे, उससे गुड्स को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे भी जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई है तो यहाँ पे लोगों के पास जब पैसा आएगा तो इसका भी रिज़ल्ट क्या होगा, खर्च करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी क्या कर देंगे, डिमांड को बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से दोनों ही केस में जो डिमांड है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब डिमांड बढ़ जाएगी तो बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा। प्राइवेट सेक्टर जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कंपनियाँ खुलेंगी, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए। अब प्रोडक्शन जब बढ़ेगा, प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए। तो लोगों से क्या होगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है जो हो जाएगा। इस तरीके से फुल एम्प्लॉयमेंट की अचीवमेंट है जो गवर्नमेंट कर पाती है। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट होते हैं प्राइस स्टेबिलिटी। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता है फिस्कल पॉलिसी का, वो होता है प्राइस को स्टेबल रखना। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो जनरल प्राइस है ना ही तो बढ़े ना ही वो कम हो, इसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर इन्फ्लेशन है यानी कि राइजिंग प्राइस है, महंगाई है, महंगाई कब आती है, जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है। तो इस केस में फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से गवर्नमेंट क्या करेगी, डिमांड को कम करने की कोशिश करेगी। डिमांड कम कैसे करेगी, गवर्नमेंट जब पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को कम कर देगी और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देगी, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। इसको समझते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में। प्राइस स्टेबिलिटी में क्या है कि जो जनरल प्राइस लेवल है ना ही तो उसको बढ़ने देना ना ही उसको कम होने देना, इसमें स्टेबिलिटी रखनी है जनरल प्राइस लेवल के अंदर। अगर मान लेते हैं इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी जो सिचुएशन है वो इन्फ्लेशन की, यानी कि महंगाई चल रही है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जो जनरल प्राइस लेवल होता है वो बढ़ा हुआ है। जनरल प्राइस लेवल जब बढ़ा हुआ है तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इस महंगाई को कंट्रोल करना। तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, गवर्नमेंट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है उसको कम कर देगी। तो जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को कम करेगी, जिससे सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो कम हो जाएगी, यानी कि जो सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी, जिससे लोगों के पास जो इनकम होगा, जो पैसा होगा वो भी कम हो जाएगा, जिससे कंज्यूमर डिमांड भी क्या करेगा, कम करेगा। जब डिमांड कम करेगा तो यहाँ पे डिमांड कम होने से हम जानते हैं कि जो धीरे धीरे करके जो प्राइस होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन है जो काबू में आ जाएगी। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या करती है, जो टैक्सेस होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, दोनों को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो डायरेक्टली इनकम के ऊपर लगते हैं, इनकम टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, जिसके बर्डन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जिस इंसान के ऊपर टैक्स लगता है वही उसको पे कर सकता है, उसके बर्डन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है गुड्स और सर्विसेज टैक्स, जिसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे के ऊपर टैक्स के बर्डन को। ये जैसे प्रोड्यूसर जो होता है वो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जब टैक्स लगता है तो वो गुड्स के अंदर ऐड करके कंज्यूमर से चार्ज कर लेता है, उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों को ही बढ़ा देगी, यानी कि जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही बढ़ जाएंगे तो प्राइस लेवल हाई हो जाएगा। प्राइस लेवल हाई होने से क्या हो जाएगा, कंज्यूमर डिमांड को कम कर देंगे। यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की कोशिश रहती है वो कोशिश रहती है गवर्नमेंट की कि जो परचेजिंग पावर है वो कंज्यूमर की वो डाउन की जाए। कंज्यूमर की जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो जो सिचुएशन है महंगाई की वो कंट्रोल में आ जाएगी। ये तो था इन्फ्लेशन के केस में।
अगर ऐसे मान लेते हैं डिफ्लेशन चल रहा है, मार्केट के अंदर क्या है, मंदी चल रही है, डिफ्लेशन है, तो सिचुएशन में कैसे किया जाएगा, डिफ्लेशन यानी कि प्राइस लेवल क्या है, ऑलरेडी कम चल रहे हैं, मंदी आई हुई है इकोनॉमी के अंदर। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेगी ताकि डिमांड के बढ़ जाने से मंदी है जो वो सेट हो जाए, प्राइस स्टेबिलिटी में आ जाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, डिमांड को बढ़ाने के लिए जो पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं वो बढ़ा देगी, जिससे सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाएगी, यानी कि जो सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी, जिससे लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, उस इनकम को खर्च करेंगे, यानी कि डिमांड क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। डिमांड ज़्यादा करने से प्राइस का जगह बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे मंदी की जो सिचुएशन है वो क्या आ जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या करेगी, जो टैक्सेस होते हैं, टैक्स की रेट को कम कर देगी। जब टैक्स की रेट कम हो जाएगी तो यहाँ पे चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों ही जब कम हो जाएंगी, जिससे कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, जिस कारण से डिफ्लेशन की सिचुएशन है जो वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस तरीके से प्राइस स्टेबिलिटी की जाती है गवर्नमेंट द्वारा। अगर इन्फ्लेशन है तो उसको कैसे कंट्रोल किया समझा हमने, डिफ्लेशन के केस में कैसे कंट्रोल किया ये भी कंसेप्ट हमने समझा है। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है वो होता है रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर कुछ सेक्शन ऐसा होता है जो पुअर होता है, वीकर सेक्शन होता है, कुछ सेक्शन ऐसा होता है जो रिच सेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, गवर्नमेंट चाहते हैं कि इन इनइक्वालिटी को दूर किया जाए। कैसे दूर कर सकते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट है जो हेल्प लेती है, किस चीज़ की, प्रोग्रेसिव टैक्सेस की हेल्प लेती है। अलग अलग तरीके के टैक्स लगाए जाते हैं। इस तरीके से टैक्स लगाते गवर्नमेंट की जो रिच सेक्शन है, जो अमीर लोग हैं, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स का बर्डन पड़े, उनसे जो टैक्स के रूप में पैसा कलेक्ट होता है, उस पैसे का इस्तेमाल है जो गवर्नमेंट वीकर सेक्शन को, जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है, उसके ऊपर खर्च किया जाता है ताकि जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो जाए और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो दूर हो जाए। जो डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती हैं जहाँ पे दोनों ही साइड, दोनों ही पक्षों का सुना जाता है। यहाँ पे लोकतंत्र जिसे बोलते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आर सो टू बी रिमूव्ड। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है फिजिकल मेजर्स के थ्रू। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को अचीव करने के लिए प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं। प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो टैक्स होते हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। जैसे इनकम टैक्स लगा देना, वेल्थ टैक्स लगा देना, डेथ ड्यूटी एक्सेट्रा लगाई जाती है। जो ये इंसिडेंस होते हैं टैक्सेस का, ये उन लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ता है जो रिच सेक्शन होते हैं। अमीर लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन ज़्यादा होता है। तो यहाँ से जो टैक्स इकट्ठा होता है गवर्नमेंट को, वो पैसा जो इकट्ठा किया गया उसको खर्च कर देती है वीकर सेक्शन के ऊपर, ताकि जो वीकर सेक्शन का लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाए और यहाँ पे जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है जो वीकर सेक्शन का, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है ताकि इनइक्वालिटी है जो ख़त्म हो जाए सोसाइटी से। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से पॉलिसीज़ बनाती है ताकि जो इकोनॉमिक है उसका भी विकास हो पाए, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट है जो हो पाए। एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इसको गवर्नमेंट पूरा करती है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। फिस्कल पॉलिसी में जो रेट होते हैं कैपिटल फॉर्मेशन के, उसको बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों हमें समझने वाला कंसेप्ट है कि कैपिटल एक अलग चीज़ होती है, कैपिटल फॉर्मेशन अलग चीज़ होती है। जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है ये फ्लो के अंदर आ जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जब ईयर स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट में कितना हमारे पास कैपिटल था और एंड में कितना कैपिटल, उसके बीच में चेंजेस आया तो उसको कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। ये एक फ़्लो कंसीडर करते हैं हम इसको, कैपिटल फॉर्मेशन एक फ़्लो होता है। तो यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन के तहत तो उन बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट की जाती है जिससे लोगों को लोगों को रोज़गार प्राप्त हो और ऐसे बड़े विकास हों जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट जो इकोनॉमी की हो पाए। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती हैं, जो अविकसित देश होते हैं, तो यहाँ पे जो रेट होते हैं कैपिटल फॉर्मेशन की, वो एक इकलौता फैक्टर रह जाता है जिसकी हेल्प से आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इस तरीके से हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव से नेक्स्ट आता है मेथड या फिर टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट्स क्या है फिस्कल पॉलिसीज़ के।
सबसे पहला जो मेथड, टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट आता है वो होता है टैक्सेशन पॉलिसी। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट को जो पैसे इकट्ठा होता है वो ज़्यादातर टैक्स के रूप में पैसे इकट्ठा होते हैं। जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस इफ़ेक्ट डालते हैं डिमांड के ऊपर, और यहाँ पे बहुत सारे टाइप के टैक्सेस होते हैं जिसको मेनली दो हिस्सों में बांटते हैं हम, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो जैसे इनकम टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, जिसका बर्डन हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जिस इंसान के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगता है उसी को पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है, जिसका बर्डन जो होता है टैक्स का वो ट्रांसफ़र कर देता है प्रोड्यूसर सेक्टर, कंज्यूमर के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता है वो प्रोड्यूसर के ऊपर लगता है, लेकिन प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स के प्राइस के अंदर उस टैक्स को ऐड कर देता है और वो कंज्यूमर से चार्ज करके टैक्स को और आगे गवर्नमेंट को जो भेज देता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि एज ए रिजल्ट ऑफ टैक्सेज आइदर द मॉनेटरी इनकम ऑफ द पीपल इज डिमिनिश्ड और प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज। कहता है कि जब टैक्सेस लगाए जाते हैं, जैसे इनकम के ऊपर जब टैक्स लगता है तो जिससे लोगों की जो इनकम होती है वो कम हो जाती है, और दूसरी तरफ अगर गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता है जिससे गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अदर वर्ड्स में अगर बात की जाए जो रियल इनकम होती है पीपल की वो कम हो जाती है। रियल इनकम का मतलब होता है कि जब हम गुड्स की टर्म्स में जब जानते हैं इनकम को, उसको रियल इनकम बोला जाता है। एंड सो ऑल्सो देयर एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे रियल इनकम क्या होता है इसको समझाते हैं। रियल इनकम का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि 1000 रुपये इनकम है, ये इनकम है 1000 रुपये, और ले लेते हैं कि 10 रुपये की एक गुड्स है, 10 रुपये की गुड्स है, तो यहाँ पे 1000 रुपये में कितनी गुड्स खरीद सकते हैं, तो यहाँ पे 100 गुड्स है जो खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे जो 100 गुड्स है इसको हम रियल इनकम बोलते हैं। अगर मान लेते हैं कि टैक्सेस है जो लग गए हैं, टैक्स लगने से जो रेट होता है, प्राइस क्या होता है वो बढ़ जाता है, महंगी हो जाती हैं वस्तुएं, तो इससे रियल इनकम कैसे कम हो जाएगी। इनकम के अंदर कोई चेंज नहीं आया। मान लेते हैं कि जो रेट है वो बढ़ के 10 रुपये से कितना बढ़ गया, 10 रुपये से बढ़ के प्राइस मान लेते हैं 20 हो गया। तो यहाँ पे जो परचेजिंग पावर है वो कंज्यूमर की कम हो जाएगी। तो यहाँ पे वो सिर्फ कितनी गुड्स को परचेज कर पाएगा, 50 गुड्स को। यानी कि टैक्स लगने से जो कंज्यूमर की रियल इनकम है वो भी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो यहाँ पे कहते हैं कि लोगों की जो रियल इनकम होती है, रियल इनकम वो भी कम हो चुकी है, और जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी कम हो चुकी है टैक्सेस के लगने के कारण। जो इफेक्ट होता है टैक्सेस का एग्रीगेट डिमांड के ऊपर वो डिपेंड करता है टैक्सेशन मल्टीप्लायर के ऊपर। अब टैक्सेशन मल्टीप्लायर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे टैक्सेशन मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है केटी जिसे हम टैक्सेशन मल्टीप्लायर बोलते हैं। चेंज इन इनकम डिवाइड करते हैं चेंज इन टैक्सेशन, या फिर सी जिसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के नाम से जानते हैं। तो जो ये हमारे पास वैल्यू आती है इसकी वो नेगेटिव वैल्यू आती है। कहते हैं जो वैल्यूएशन ऑफ द टैक्सेशन मल्टीप्लायर का वो नेगेटिव में आता है। ऐसा क्यों होता है कि नेगेटिव में वैल्यू क्यों आती है टैक्सेशन मल्टीप्लायर की, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज होता है टैक्सेशन के अंदर वो इन्वर्स इफेक्ट डालते हैं नेशनल इनकम के ऊपर। फॉल इन टैक्सेशन इंक्रीज नेशनल इनकम, जैसे टैक्सेशन कम हुआ नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। राइज इन टैक्सेशन डिक्रीज नेशनल इनकम, जैसे टैक्सेशन बढ़ गया नेशनल इनकम क्या हो जाएगी। यानी कि दोनों के बीच में क्या नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है कि नेशनल इनकम कम होगी टैक्सेशन के बढ़ जाने से। टैक्सेशन कम है तो नेशनल इनकम ज़्यादा है, टैक्सेशन ज़्यादा तो नेशनल इनकम कम है, दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। इस कारण से जो हमारे पास वैल्यू होती है टैक्सेशन मल्टीप्लायर की वो नेगेटिव में आएगी। नेक्स्ट टूल जो होता है फिस्कल पॉलिसी का होता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पॉलिसी, यानी कि जो गवर्नमेंट खर्च करती है तो उसकी खर्च करने की पॉलिसी क्या होती है। तो जब गवर्नमेंट खर्चे करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ता है वो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर पड़ता है। अगर यहाँ पे पब्लिक यानी कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं तो एग्रीगेट डिमांड है जो बढ़ जाती है। ऐसे वाइस वर्सा, यानी कि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब यहाँ पे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं वो दो तरीके से किए जाते हैं। एक तो जो गवर्नमेंट खर्च करती है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के ऊपर, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। तो जिसका क्वांटम इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर के ऊपर, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं केजी, जिसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, जिसे हम बोलते हैं चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, या फिर इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 डिवाइड बाय 1 माइनस सी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के नाम से। एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर किया गया है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के ऊपर,
और दूसरा गवर्नमेंट कैसे खर्च करती है, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर्स कैसे किए जाते हैं। दूसरे जो खर्च करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में गवर्नमेंट, वो बिना किसी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के ऊपर करती है। जैसे खर्च कर देना पेंशन के ऊपर, स्कॉलरशिप के ऊपर, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी दिलाई जाती है जो गवर्नमेंट के द्वारा, इनको हम ट्रांसफ़र पेमेंट के नाम से जानते हैं। तो जब ट्रांसफ़र पेमेंट की जाती है तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है इसका एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। गुड्स और सर्विसेज के केस में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा था एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, जबकि इस केस में इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। जो एग्रीगेट डिमांड है डज इंक्रीज़, यहाँ से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी जैसे ही ट्रांसफ़र पेमेंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ा दी जाती है, क्योंकि जैसे ट्रांसफ़र पेमेंट बढ़ाई जाएगी वैसे लोगों के पास पैसा आ जाएगा। जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा उसको खर्च करने के लिए क्या करेंगे, वो डिमांड करेंगे, जिससे लोगों की डिमांड है जो बढ़ जाएगी, यानी कि लोगों की जो कंजप्शन करने की पावर है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉलिसी आती है पब्लिक डेट पॉलिसी। पब्लिक डेट पॉलिसी का जो इम्पैक्ट होता है एग्रीगेट डिमांड के ऊपर पड़ता है। जो पब्लिक डेट होते हैं दो तरीके के होते हैं, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। जो इफेक्ट होता है पब्लिक डेट का वो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर पड़ता है, तो वो जो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। अगर पब्लिक डेट है तो डिमांड जो प्राइवेट सेक्टर की डज नॉट फॉल, यानी कि पब्लिक डेट किए गए हैं, ड्यू टू पब्लिक डेट के कारण अगर डिमांड प्राइवेट सेक्टर की कम नहीं हुई है तो इस केस में देन बाय स्पेंडिंग द अमाउंट कलेक्टेड थ्रू पब्लिक डेट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसे को खर्च कर देगी उस पैसे को जो उसने पब्लिक डेट के रूप में इकट्ठा किया था। तो इस केस में फिर गवर्नमेंट जो इंक्रीज़ कर देगी एग्रीगेट डिमांड को, क्योंकि जब गवर्नमेंट है खर्च करेगी पैसा, जब खर्च करेगी पैसा तो इससे सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड है जो बढ़ जानी है। इफ़ ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर इसके अपोजिट बात की जाए, प्राइवेट एक्सपेंडिचर गोज डाउन ड्यू टू पब्लिक डेट, अगर प्राइवेट एक्सपेंडिचर कम हो चुके हैं पब्लिक डेट के कारण, तो जिसका इफेक्ट है वो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर वो डाउटफुल रहेगा, यानी कि क्लैरिफाई नहीं होगा कि डिमांड के ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से पब्लिक डेट पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन रिवेन्यू कम होती है, यानी कि गवर्नमेंट ने खर्च तो ज़्यादा कर दिया लेकिन रिवेन्यू कम हुआ है, तो इस केस में इसको डेफिसिट हो गया, कमी हो गई पैसे की। तो उस कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उधार में पैसा लेते हैं सेंट्रल बैंक से। तो जब गवर्नमेंट उधार में पैसा लेते हैं सेंट्रल बैंक से अपनी डेफिसिट फाइनेंसिंग को दूर करने के लिए, तो जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो फाइनेंस होता है, जो पैसा आता है वो सर्कुलेशन में आएगा। सर्कुलेशन में जब पैसा आएगा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाने से लोगों की जो इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाने से लोग क्या करेंगे, डिमांड बढ़ा देंगे, डिमांड बढ़ाएंगे, तो जिस कारण से जो डिमांड बढ़ जाएगी और उसका इम्पैक्ट जो इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिलेगा। आज के टाइम में गवर्नमेंट ज़्यादातर डेफिसिट फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करती है। देयर इज़ ऑलवेज एन अप्रीहेंशंस ऑफ राइज इन प्राइस ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमने भी कंसेप्ट समझा था कि जैसे डेफिसिट फाइनेंसिंग आई, पैसे की जब कमी आई गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने उधारा लिया पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो पैसा सर्कुलेशन ऑफ मनी में आ गया, जिससे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से लोगों की इनकम बढ़ गई, इनकम के बढ़ने से लोगों की डिमांड बढ़ गई। जब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, यानी कि प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा कर देते हैं, जिससे जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो इम्पैक्ट डेफिसिट फाइनेंसिंग इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था, टूल्स क्या क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी के तहत जो गवर्नमेंट द्वारा अपनाई जाती है। आई होप क्या क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो कवर करेंगे, फिस्कल पॉलिसी एंड स्टेबलाइजेशन वाला। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।